आदिवासी एकता परिषद का महासचिव हूँ। आदिवासी एकता परिषद विगत 30 साल से आदिवासी और गैर आदिवासी समाज में जो हमारे जीवन मूल्य है आदिवासियों के, जैसे अस्मिता है, स्वावलंबन है, प्रेम है, अहिंसा है, संवेदना है, सह अस्तित्व है, ये सब जो बिंदु है, इन बिंदुओं पर समाज में जागृति का काम कर रहा है। और हमारा जो आधार है वो हमारी संस्कृति है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि मानव जात की अगर कोई विरासत है तो वो संस्कृति है। तो वो सांस्कृतिक धरोहर भी बची रहे, सांस्कृतिक वैविध्य भी बचा रहे और प्रकृति में जो वैविध्य है वो भी बचा रहे। इसलिए पर्यावरणीय जो संकट वगैरह जो दुनिया में खड़े हुए हैं उसका कैसे समाधान हो सके, इसके लिए 1992 में योगी जानेरो ब्राज़ील में पृथ्वी परिषद हुई और इस पृथ्वी परिषद के साथ साथ आदिवासी एकता परिषद का गठन हुआ। तो योगी जानेरो में तय हुआ कि दो चीज़ें बननी चाहिए। एक तो आदिवासी जो लोग हैं वो मानव सभ्यता के मूल लोग हैं और इन लोगों की जो सांस्कृतिक विरासत है वो मानव सभ्यता की विरासत है, इसलिए वो भी बचनी चाहिए और प्रकृति बचनी चाहिए। जल जंगल जमीन खनिज संपत्ति जो है वो बचनी भी चाहिए और उसका जिसका पुनः निर्माण हो सके उसका हम लोगों को पुनः निर्माण भी करना चाहिए। तो ये बिंदु लेके फिर 1992 में महाराष्ट्र के हमारे साथियों ने एकता परिषद का गठन किया ही हुआ था। तो इसके साथ ये सब चीज़ें हम लोगों ने जोड़ दी और हम सब जानते हैं कि फिर 1993 को यूनाइटेड नेशंस ने आदिवासी वर्ष घोषित किया। उसमें हमारे जो ब्राज़ील में हमारे जो लोग थे आदिवासी 400 के करीबन अगुआ वहाँ इकट्ठे हुए थे। उन लोगों ने यूनाइटेड नेशंस के सामने प्रेजेंटेशन किया कि भाई हम लोगों को न राज चाहिए न ताज चाहिए, हम लोगों को कुछ ना चाहिए, लेकिन जीने के लिए हम लोगों को जगह चाहिए। हमारा जो विकास है वो विकास हम लोग कर सके, ऐसा स्पेस चाहिए। तो हमारे हिसाब से हम लोग हमारा विकास करें। दूसरा, हमारे पर जो एट्रोसिटीज़ हो रही है, क्योंकि विकास के नाम पे हम लोगों को उखाड़े जा रहे हैं, विस्थापित किए जा रहे हैं, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो बंद होनी चाहिए। और हम लोगों को अगर राष्ट्र के लिए या दुनिया के लिए ज़रूरत है और हमको विस्थापित करना ही पड़े तो कम से कम हमको स्थापित तो अच्छी तरह से किया जाए, उसके बिना हम लोगों को विस्थापित नहीं करना चाहिए। और चौथी जो बात हम लोगों ने कही वो ये थी कि जिस लोकशाही का हम लोग बात कर रहे हैं वो लोकशाही डाइवर्स कल्चर्स जो है, यानी कि दुनिया में जो विविधता है वो विविधता का अगर हम लोग सम्मान नहीं करेंगे तो लोकशाही नहीं टिक सकती। ऐसा एक्सेप्टिंग द डाइवर्सिटी इज द गारंटी ऑफ द डेमोक्रेसी। इसलिए जहाँ तक हम लोग डाइवर्सिटी का स्वीकार नहीं करेंगे वहाँ तक लोकशाही व्यवस्था ढंग से नहीं चल सकती, या उसको हम लोकशाही व्यवस्था नहीं कह सकते। तो इसलिए आप लोग भी समझो, अभी तक क्या हो रहा था कि आदिवासियों को सुधारने के लिए सब काम हो रहे थे। तो वहाँ हमने कहा कि हमको लगता है कि आप लोगों की वजह से ये सब बिगड़ा है, पर्यावरण बिगड़ा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सुनामी आ रही है, बाढ़ आ रही है, ये सब जो हो रहा है वो आप लोगों की जीवन शैली के कारण हो रहा है। आप लोगों के जीवन मूल्य के युद्ध हो रहे हैं, इसके चलते भूखमरी चल रही है, ये सब आपके चलते ये हो रहा है, तो आप लोगों को भी सुधरना पड़ेगा। तो वी प्लेड के अभी आप लोग भी सुधरो, जैसे ठीक है हम भी थोड़ा ऐसा आएंगे, आप लोग भी थोड़ा ऐसे आए और फिर हम लोग मिल जाएंगे।
क्योंकि आखिरकार तो एक ही वृक्ष है ये मानव जाति का। ठीक है, किसी ने ये कर लिया, वो कर लिया और वो अलग हो गया। तो हमने वहाँ कहा कि भाई दुनिया में आप लोगों ने इतने डिविजन्स खड़े कर दिए कि अभी दुनिया में नए डिवीजन का जगह नहीं बचा है। इसलिए वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द फर्दर डिविजन्स ऑफ द सोसाइटी। हम नहीं चाहते कि दुनिया अभी नई सिरे से बटे, इसलिए हम बंटवारा नहीं चाहते। लेकिन हम चाहते हैं कि आपको भी ये विरासत हमारी है ऐसा स्वीकार करना चाहिए। जैसे डार्विन का उत्क्रांतिवाद तो आप मानते हैं कि मंकीज वेर अवर फोर फादर्स, बंदर हमारे पूर्वज थे। तो फिर आदिवासी हमारे दादा है ऐसा कहने में क्या दिक्कत हो जाती है आप लोगों को? इसलिए आप भी थोड़े सुधर जाओ और हम लोग भी सुधरे। लेकिन ये हमारी साझी जिम्मेदारी है, ये धरती रहने लायक बचे, पीने लायक पानी मिले, श्वास लेने के लिए हवा अच्छी मिले, तो ये सब चीज़ें बची रहनी चाहिए। और ये जो विरासत है प्रकृति की, ये सब एक पीढ़ी के लिए नहीं है, ये तो जनरेशन्स फॉर द जनरेशन्स। और हमारे आदिवासी समाज में तो ऐसी मान्यता है कि ये हमारी 7 पीढ़ियों की जिम्मेदारी है। सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर 7 जनरेशन्स। तो ये जो जिम्मेदारी है वो हम लोगों को निभानी चाहिए, ऐसा तय करके फिर यूनाइटेड नेशंस में, जैसे मैंने कहा वैसे, 1993 को आदिवासी वर्ष घोषित किया, फिर 1994 से आदिवासी दशक घोषित किया, फिर 1995 से 9 अगस्त को आदिवासी दिन घोषित किया, फिर 2000 में इंडिजिनस फोरम, यूनाइटेड नेशंस में इंडिजिनस फोरम, परमानेंट फोरम फॉर इंडिजिनस पीपल करके एक फोरम बनाया यूनाइटेड नेशंस में। 7 साल तक फिर डिस्कशन चला और उसके बाद 2007 में इंडिजिनस राइट्स की घोषणा की यूनाइटेड नेशंस के आदिवासियों के क्या क्या अधिकार। तो आदिवासी एकता परिषद ये सब बिंदुओं पे जागृति का काम कर रहा है और जागृति का एक माध्यम ये महासम्मेलन है। इसलिए ये 3 दिन का महासम्मेलन होगा, ये 30वां महासम्मेलन है। और इस महासम्मेलन जो जैसे हमने कहा कि हमारा समाज स्वावलंबी था, हमने प्रकृति को कम से कम नुकसान किया है, फिर हमारे पुराने बीज से लेकर जो कुछ भी विरासत है, हमारी जानकारियाँ है, हमारी वनस्पति के बारे में ज्ञान है, कुछ हिस्ट्री है, इतिहास है, ये सब चीज़ों की एक प्रदर्शनी होगी। तो पहले दिन 13 तारीख को एक प्रदर्शनी का शुरुआत होगा। फिर इसके साथ हमारा साहित्य भी रिच साहित्य है, मौखिक साहित्य था। अभी थोड़े थोड़े लोग इसको लिखने भी लगे, तो वो लोग साहित्य की प्रस्तुति करेंगे, इसलिए साहित्य सम्मेलन रहेगा। फिर महिलाओं का भी नेतृत्व उभर सके, इसलिए महिलाओं का भी सम्मेलन अलग से होगा। उनकी जो समस्याएं हैं उनके बारे में भी वो बातचीत करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने वो भी कर दिया है, महिला और पुरुष का भी एक भेद कर दिया है। गरीब और अमीर का तो है ही, नात जात का भी है, धर्म का भेद है, तो अनेक भेद हम लोगों ने खड़े किए हैं। इसमें से वापस इंसान बनाने की ये प्रोसेस है। इसलिए सब लोगों को, फिर युवाओं का भी सम्मेलन रहेगा, क्योंकि युवाओं को भी अभी छटपटी है कि ये करे वो करे, सब एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिल रहा है, पढ़े लिखे हैं लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है, जीने का भी सवाल खड़ा हो गया। तो ऐसे भी स्थिति है, तो युवाओं का एक सम्मेलन रहेगा। फिर बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, तो बच्चे भी इन्वॉल्व हो, बच्चे भी समझे। तो थीम सब यही होंगे, प्रकृति को कैसे बचाया जाए, क्या ऐसे ही सब नाटक करेंगे, नृत्य करेंगे, गीत गाएंगे, वो सही हो। फिर जो हमारे संगीत वाले लोग हैं, लोक कलाकार हैं, तो वो लोग अपनी प्रस्तुति 9 बजे के बाद वो लोग अपनी प्रस्तुति करेंगे। तो 13 तारीख का ये कार्यक्रम भी है। 14 को हम सांस्कृतिक रैली करते हैं, तो इसमें हमारे समाज के अलग अलग वेशभूषा वगैरह है,
अभी तो हम सब लोग रोबोट्स बन गए हैं, तो एक कारखाने में जो कपड़े बनते हैं वही हम सब लोग पहनते हैं। तो वस्त्रों का वैविध्य रहे, सब चीज़ों का वैविध्य रहे, भाषाओं का वैविध्य भी रहे, जो प्रदर्शनी में भी हो गए। फिर अलग अलग हमारी समुदाय है, अलग अलग, तो उनके भी अलग अलग कपड़े वगैरह हैं। तो ये सब चीज़ों वाजित्र अलग अलग है। ये सब चीज़ों का एक महारैली हम इसको कहते हैं, कल्चरल सांस्कृतिक रैली कहते हैं। तो वो सांस्कृतिक रैली होगी 14 को सुबह 9 बजे से 11 बजे। 11 बजे हमारा उद्घाटन सत्र रहेगा। उद्घाटन सत्र में हम लोग ये जो हमारे साल भर में जो काम किया है उसका निवेदन भी होगा, वास्तविक स्वागत होगा सबका। पूजा हमारी परंपरा के मुताबिक होगी, यहाँ के जो हमारे आदिवासी भाई पूजा करते हैं ऐसी पारंपरिक पूजा होगी। और नए, क्योंकि हर साल हमारे अध्यक्ष बदलते हैं, यानी कि गत साल का महासम्मेलन हमारा राजस्थान में हुआ था, तो अभी राजस्थान के अध्यक्ष यहाँ होंगे, इसलिए वो तय करके भेजेंगे यहाँ। तो नए अध्यक्ष का शपथ विधि होगा, तो वो भी एक प्रोसेस होगी, और 2 बातचीत वो लोग करेंगे। और आदिवासी एकता परिषद की भूमिका हम करेंगे। थीम इस साल का जो हमारा है, हम हर साल थीम तय करते हैं। इस साल का जो थीम है वो हम लोगों ने इस साल यूनाइटेड नेशंस में महिलाओं के लिए एक थीम रखा था कि आदिवासियों का जो ज्ञान है या जो भी कुछ जानकारी है उसके पारंपरिक तरीके से कैसे प्रचार प्रसार महिलाएं करती हैं। इसके साथ जोड़ के हम लोगों ने दुनिया में जो अभी एक सवाल खड़ा हुआ है कि जिसकी बहुमती होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा हो गया है। तो जैसे मैंने पहले बात किया, वैसे प्रकृति में ऐसा नहीं है। प्रकृति में ऐसा है कि जो कमज़ोर है, छोटा है, इसकी सुरक्षा सब करते हैं। कुत्ते भी बच्चों की सुरक्षा करते हैं, तो हम तो इंसान है, तो कमज़ोर लोगों का हम लोग कैसे सुरक्षा करें। तो अभी बहुमती के नाम पे लघुमतियों पर जुल्म हो रहा है। जो भी कोई लघुमती नहीं, उस पर जुल्म हो रहा है। तो इस साल का थीम हमने वो रखा है कि वो लोग समझे कि प्रकृति में क्या है और हम क्या कर रहे हैं। इसलिए प्रकृति के खिलाफ हम ये चीज़ कर रहे हैं, और वो हम लोग आदिवासी संस्कृति के माध्यम से उसका एक्सप्लेनेशन करें। फिर प्रबोधन सत्र हमारा रहता है। इस साल के हमारे 8 अलग अलग विषय हैं। उस विषय पर अलग अलग वक्ता, एक्सपर्ट्स जो होंगे वो लोग बात करेंगे, और उस पर दूसरे लोग बोलेंगे। वो 3 घंटे चलेगा, वो वैचारिक होगा। 4 बजे से फिर हमारा खुला सत्र रहता है। खुला सत्र में ऐसा है कि जिसको जो कहना है वो कहे, लेकिन इसके साथ जैसे आप न्यूज़पेपर में लिखते हैं वैसा उसके साथ हमारा लेना देना नहीं रहता है। वो उनका अपना होता है, उनका विचार, वो भड़ास जो भी निकालनी है वो निकाल दो, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि आक्रोश निकल जाना चाहिए। ये जो वैश्विक स्तर पे कार्यक्रम हो रहा है, विश्व के कई देशों से ये लोग जो है ये कार्यक्रम में शरीक होंगे। सोचा तो ऐसा है कि 8 जो खंड है हमारे दुनिया के, इसके 8 प्रतिनिधि यूनाइटेड नेशंस में है। तो वो 8 प्रतिनिधि में से ज़्यादा लोग आए, ऐसा हम लोग अभी तय कर रहे हैं। और दूसरे देशों में से कई महिलाएं भी हैं, तो वो भी महिला नेत्री भी आएंगे। तो 10 एक देश में से तो आने का एक अंदाजा है। सर 30 साल हो गए, आदिवासी एकता परिषद का ये 30वां कार्यक्रम है, तो 30 सालों में जो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम से जो फायदा कि उससे संगठन वो उसमें कुछ बदलाव। नहीं, एक तो आप देख सकेंगे उस दिन भी कि हजारों गाड़ियाँ आती है, और हम किसी को न तो निमंत्रण देते हैं और न तो पैसा देते हैं उनके लिए। तो अपने आप लोग आ रहे हैं, और पूरे देश में से आएंगे। तो एक तो खुद के कंट्रीब्यूशन से लोग आते हैं, तो कम से कम वो तो एक है ही। फिर लोगों में भी काफ़ी बदलाव आने लगा है, सोच में भी काफ़ी बदलाव आने लगा है। और आप लोग समझ सकते हैं कि
30 साल पहले बहुत ही बड़ा आइडेंटिटी का यानी कि पहचान की एक क्राइसिस थी। मुख्य धारा जो थी वो मुख्य धारा आदिवासी शब्द पे ही नफरत करती थी। यानी कि हमारे भी पढ़े लोग को लिखे लोगों को लगता था, शर्म लगती थी, कहने में हिचकिचाते थे। ऐसी स्थिति थी। उसमें से वो लोग भी आदिवासी यानी कि नीचा है ऐसा नहीं, लेकिन आदिवासी एक ऐसी सभ्यता है कि दुनिया की जो संकट है उसमें से बाहर निकाल सके, ऐसा उनका जीवन दर्शन है, ऐसा उनका जीवन मूल्य है, ऐसे उनके जीवन दृष्टि है। ये सब चीज़ लोगों को अभी पता चलने लगी है, इसलिए एक उनमें भी गर्व महसूस हुआ। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे नेताओं में भी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनके सोच में भी बदलाव आया। हमारे पंत प्रधान ने पहले ही दिन यहाँ आके ऐसा बोला कि ये फॉर आदिवासी। नवंबर को बिरसा मुंडा के जन्मदिन के कार्यक्रम में राहुल जी बोले कि आदिवासी ही यहाँ की पहली सभ्यता है, मूलवासी है। तो ये बदलाव आ रहे हैं। तो ये प्रक्रिया है, इसलिए थोड़ी देर लगती है, लेकिन ये बदलाव आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि देखने का जो दृष्टिकोण था गैर आदिवासी समाज का, उसमें भी बदलाव आ रहा है। और ऐसा भी लग रहा है कि ये हमारी साझी विरासत है, जो हम लोग कर रहे हैं वो मानव जात की साझी विरासत है, इसलिए इंटीग्रेशन भी हो रहा है। तो ये प्रोसेस में काफ़ी गैर आदिवासी लोग भी जुड़ रहे हैं, तो वो भी एक देश में एक बदलाव आ रहा है। लेकिन ये सोच में बदलाव का कार्यक्रम है। दूसरे कार्यक्रम भी ऐसे बन रहे हैं यहाँ पे, जैसे समाज टूट गया था, अलग अलग सोच लोग कर रहे थे, इंडिविजुअल व्यक्तिगत सोच कर रहे थे। तो इसके लिए अभी हम लोगों ने 7 बिंदु का कार्यक्रम शुरू किया है कि गांव में अभी 2 साल से हम लोग वो उसके प्रयोग कर रहे हैं। देश के अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग कर रहे हैं कि गांव में कोई भूखा न रहे, गांव में बीज कोष हो, धान कोष हो, गांव में बिना स्वास्थ्य की चिकित्सा से कोई मरे नहीं, गांव में कोई अशिक्षित न रहे, गांव में गांव के जल जंगल जमीन है उसका पुनः निर्माण हो, खनिज संपत्ति की सुरक्षा हो। प्रक्रिया करके हम लोग गांव में ही रोजगार खड़ा करें, यानी कि हमारे जो बेरोजगार जो युवा है, इंजीनियर्स है, ऐसा कि छोटी राइस मिल हम डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं, छोटी ऑयल मिल हम डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं, 4-5 गाँव के एक यूनिट में हम लोग वो कर सकते हैं कि नहीं, जंगल हम वापस खड़ा कर सकते हैं कि नहीं, जितने भी कच्चा माल है उसकी प्रक्रिया हम गांव में ही कर सकते हैं कि नहीं। हम सब कच्चा बेच दें और फिर पक्का करके वहाँ से लाके यहाँ बेचें, तो पूरी जो ग्राम स्वराज्य की पूरी जो कल्पना थी, तो वो भी कैसे साकार हो सके। फिर गांव के जो झगड़े हैं तो वो गांव में ही कैसे मिट जाए, फिर गांव में एक अध्ययन केंद्र बने। हमारे जो युवा बच्चे हैं तो उन लोगों को देश विदेश का सब पढ़ने के लिए मिले, ऐसा एक अध्ययन केंद्र भी गाँव में, एक सांस्कृतिक केंद्र। क्योंकि अभी लोग कहाँ ये पावा कहाँ सीखने जाएंगे, तो उसके लिए भी परफॉर्मिंग आर्ट्स के सेंटर बने। अभी मल्लिका बहन अहमदाबाद में बैठ के पूरी दुनिया में आदिवासी नृत्य भेजते हैं, तो एक परफॉर्मिंग आर्ट्स के भी सेंटर बन सके। ये तेजगढ़ में एकेडमी बनी है, ऐसे जिले जिले में एक एकेडमी बने हमारे, तो वहाँ पढ़ाई के साथ साथ एक आपका एक प्रदर्शनी भी आपकी रहे, म्यूजियम भी रहे आपका। तो ये सब चीज़ें हो रही है, लेकिन मैंने कहा वैसे ये सब चीज़ें थोड़ी धीरे होती हैं, सोच होता है तभी होता है, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं मुख्य रूप से। तो ये कार्यक्रम में
कितने लोगों की व्यवस्था की कितने लोग यहाँ आने की शक्यता हो? कितने लोग आने की वो नहीं, हमको कम से कम व्यवस्था व्यवस्था जो 25,000 लोगों की तो हमने की है। ठीक 25,000 लोग आराम से रुक सकेंगे, बैठ सकेंगे। और इतने सालों का हमारा अनुभव हर साल बढ़ते जाते हैं लोग। इसलिए ये तो कोरोना की वजह से 2 साल ज़्यादा, लेकिन इस साल बढ़ भी सकते हैं ज़्यादा। तो सर ये बताइएगा कि आदिवासी एकता परिषद जो है वो 13, 14, 15 को ही ये कार्यक्रम क्यों तय किया जाता है? हाँ, वो मैं बताना भूल गया, लेकिन 14 तारीख को पृथ्वी दिशा बदलती है, इसलिए 14 जनवरी उत्तरायण शुरू होता है। इसलिए हम दुनिया को संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग जिस दिशा में जा रहे हैं, आप अपनी दिशा बदलो, आप अपनी गति बदलो, ये गलत दिशा है। इसलिए 14 तारीख हमारा मुख्य कार्यक्रम रहता है। 13, 14, 15 तो आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी भी क्या है कि अभी दिशा बदलने में थोड़ी थोड़ी देर करे, ऐसा होता है। तो कभी 13 को होता है, कभी 15 को भी आ जाएगा। तो ये अभी 3 दिन का हो गया है, लेकिन मुख्य रूप से यह संदेश देने के लिए कि दुनिया को सोच की दिशा बदलनी चाहिए। लोकत्री साहब बीजू के